आज हम लोग क्लास 9 का सिविक्स का लेसन 2 पढ़ रहे हैं, संविधान निर्माण। आप पढ़ रहे हैं अपने प्यारे आशीष सर के साथ। इसमें देखिए कुछ-कुछ बातें दी गई है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। जब भारत 1947 में हमारा आज़ाद हो गया था, तो आज़ादी के बाद संविधान निर्माण की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका मुख्य कारण ये था कि किसी भी देश को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई नियम कानून चाहिए, तो ये नियम कानून बनाने की बात की गई थी। और हमारा जो संविधान बन कर के तैयार हुआ था, वह आपका 26 नवंबर 1949 को बन कर के तैयार हो गया था। और लागू की अगर हम बात करें, तो वह आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है? और वहीं अगर दस्तखत की बात करें, तो 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पर दस्तखत हुआ था। और बनने में टाइम कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ये आपका संविधान को बनने में लगा टाइमिंग था। अब आता है जो बुनियादी नियम होते हैं, उन्हीं बुनियादी नियमों को संविधान कहा जाता है, जिसे नागरिक और सरकार दोनों मिलकर के पालन करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। कॉपी पर ऐसे लिख सकते हैं, वे बुनियादी नियम जिनका पालन नागरिक और सरकार दोनों करती है, वैसे नियमों को संविधान कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आता है देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीके का भी निर्धारण करता है। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, संविधान बनता कैसे है, बनाता कौन है। हाल ही के दिनों में संविधान बनाने का उदाहरण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तो इसमें पढ़ेंगे कि क्या-क्या बदलाव की बात की गई थी। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, एक फोटो दिया हुआ है जो कि आपका नेल्सन मंडेला का है। आप लोग सभी जानते हैं नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। ये याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की बात करें, तो नेल्सन मंडेला का यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है, का विरोध करता हूँ। मुझे संघर्ष किया है, मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। और मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की, जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहते हैं, उनके लिए समान अवसर उपलब्ध हो। तो ये सब का बात इन्होंने कहा है। अब देखिए नेल्सन मंडेला का एक कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। ये जो कथन दिया गया है, इसी कथन के कारण दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चला दिया था। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, इसी स्टेटमेंट के कारण इनके जेल में ही जाना पड़ा था और इनको 28 साल तक जेल में रखा गया था। और 1964 में किनको? नेल्सन मंडेला को 1964 में उन्हें और 7 अन्य नेताओं को रंगभेद की शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। और नेल्सन मंडेला, यहाँ पर आप लाइन मिला लीजिएगा, ऊपर में देखिए मैंने नेल्सन मंडेला को टिक किया है। नेल्सन मंडेला 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? भयावह जेल रोबेन द्वीप पे रखा गया था। कब? 28 साल की तक रखा गया था। अब आता है अब आता है रंगीन नस्ली भेदभाव के कारण इनको काफी ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ा था। और तुम सोच सकते हो 28 साल तक जेल में रखने के बाद बहुत आदमी पागल हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये जो है अपने वर्चस्व को बनाए रखे और स्थिति को काफी सुदृढ़ भी किए, जिसके कारण आगे चल करके ये आपके राष्ट्रपति भी बनते हैं। अब आता है रंगभेद वाले दौर में 1953 का एक साइन बोर्ड यहाँ पर दिखाया गया है, डेंजर। इसमें देखिए ये बताया जा रहा था ना कि भाई जो लोग गोरे लोग हैं उन लोग का अलग होना चाहिए और काले लोग जो है उनका अलग होना चाहिए, उनके साइड में कोई जा नहीं सकता है। इसमें लिखा हुआ है खतरा देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वाले से। अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही तुम्हें गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नौच नौच करके खा जाएंगे। यह तुमको चेतावनी दी गई है। यानी कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, हिंदुस्तानी लोगों के साथ भी। हिंदुस्तानी लोगों को भी काली चमड़ी वाला ही कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये व्यवस्था बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा था। रंगभेद वाली व्यवस्था जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पर चलाई गई थी। और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद वाली व्यवस्था को जो है आपका यूरोप के गोरो लोग ना ला दी थी, ध्यान रखिएगा। 17वीं और 18वीं सदी में जब व्यापार करने के लिए आई तो वे यहाँ पे क्या की? काले लोगों को गुलाम बना दी। ये ध्यान रखना है आपको।
तो बस वही है। और आबादी में दक्षिण अफ्रीका की आबादी में, इसको ऐसे लिखना था, दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है। किनका? अश्वेत, काले लोगों का हिस्सा। काले लोगों का हिस्सा क्या है? 3/4 है। और उन्हें क्या कहा जाता था? अश्वेत कहा जाता था। यहाँ उनका की जगह पर आप लिख दीजिएगा काले लोगों का हिस्सा, उनका की जगह पर अरे यार, हाँ ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका की स्थानीय आबादी में काले लोगों का हिस्सा 3/4 है। उन्हें क्या कहा जाता था? अश्वेत कहा जाता था। अब आता है श्वेत और अश्वेत के अलावा वहां मिश्रित नस्ल जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला भी कहा जाता था। और इन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, ये आप ध्यान रखिएगा। इन लोगों को क्या था? वोट डालने का अधिकार नहीं था। जो गोरे लोग थे वही लोग वोट डाल सकते थे। और इन लोगों को गोरे की बस्ती में जाने का इजाजत नहीं था, और परमिट होने पर ही वे जाकर काम कर सकते थे। इन लोगों का हर चीज अलग होता था, चाहे वो कॉलेज हो, पुस्तकालय हो, सिनेमा घर हो, हर चीज अलग अलग था। और 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि इन लोगों ने संघर्ष कब से प्रारंभ किया? तो 1950 से प्रारंभ किया था। हड़ताल वगैरह भी किया था। भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले काम कर रहे थे। किसके तले? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले ये लोग एकजुट होकर के काम कर रहे थे। और इसमें कई सारी पार्टियां भी शामिल थी। समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद को समाप्त करना चाह रहे थे, ध्यान रखिएगा, गोरे लोग भी। लेकिन फिर भी बहुत कोई गोरी सरकार ने क्या किया? हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों का हत्या किया और दमन करते हुए अपने शासन को जारी रखा था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बोर्ड दिया हुआ है, इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है? डरमन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा गया है नोटिस है। इसमें लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को है। मतलब जो गोरा लोग है वही इस समुद्र में आके नहा सकता है, काला लोग आकर के नहा भी नहीं सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, वहां पर श्वेत नस्ल के लोग नहा सकते हैं, बाकी लोग नहीं नहा सकते हैं। तो तुम सोच सकते हो कितना बुरा हाल है कि समुद्र में भी सिर्फ गोरा लोग ही नहा सकता है। अगर काला लोग नहाएगा तो समुद्र अपवित्र हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। अच्छा, इसके अलावा नेल्सन मंडेला का किताब एक उन्होंने लिखा था। उनकी किताब का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, जिनका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ध्यान रखिएगा। एगो ये आपका बहुत ज्यादा है, और एगो ऑन्ग सॉन सू की पुस्तक भी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। याद है किसी को ऑन्ग सॉन सू की पुस्तक का नाम? एनीवन? क्लास 11 में भी था आपका। ऑन्ग शॉन शू की पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये दो को पुस्तक बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। फ्रीडम, क्या बोलेंगे, फ्रॉम ना, फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और दूसरा मैंने कहा ऑन्ग शॉन सू की पुस्तक का नाम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये दो किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है एक नई संविधान की ओर। धीरे धीरे रंगभेद का खिलाफ जब संघर्ष बढ़ते गया तो गोरे लोगों को एहसास हो गया था कि अब जो है अश्वेत पर हम अपना राज कायम नहीं कर सकते, तो सरकार अपना नीति बदलना शुरू कर दी थी। भेदभाव वाले कानून वापस लेने लगी। 28 वर्ष तक जेल में नेल्सन मंडेला को कैद रखा गया था, उनको आजाद आजाद कर दिया गया। और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका में गणराज्य का एक नया झंडा लहराया गया, और यह दुनिया का क्या बन गया? एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, दक्षिण अफ्रीका कब लोकतांत्रिक देश बना? तो 26 अप्रैल 1994। और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर सभी नस्लों के लिए मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला।
और इसमें भी बोला गया था कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई का विश्वास करना ना छोड़ें, इस बात में आस्था रखें कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र का आधार क्या है? मनुष्य जाति पर विश्वास करना, ध्यान रखिएगा। और बाद में यही बोला गया कि सबको यही बोला गया कि भाई सब कोई समान तरीके से रहो, कोई भी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, जो हत्या वगैरह हो गया, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और नए संविधान के निर्माण में दोनों ही साथ साथ बैठने की बात की गई। किसको? गोरे लोग और कारे लोग। और देखो यहाँ पर एक चीज और लिखा है, 1994 तक जिस देश को दुनिया भर के में अलोकतांत्रिक तौर तरीके के रूप में देखा जाता था, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं गोरे लोग कारे लोग सब साथ में बैठे हुए हैं, उसको बस दिखाने का बात किया गया है। और ये भी बोला गया कि अब जो है किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस बारे में भी चर्चा की गई थी। और इतिहास को फिर से दोहराएंगे नहीं, सभी लोग अब समान है, चाहे वो श्वेत हो या अश्वेत हो, और कोई बदला लेने नहीं जाएगा, इस बारे में नेल्सन मंडेला ने कहा था। ये सब आप अपने से पढ़ लीजिएगा, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो सरकार क्या की थी, कुछ लिखित नियम दी थी जिसमें नागरिकों के अधिकार की भी बात की गई थी। और ये भी बोला गया था कि हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बुनियादी नियम कुछ होगा, और बुनियादी नियम की जो लिखित रूप रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। बुनियादी नियमों के लिखित रूप को क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बुनियादी नियम के लिखित रूप को क्या बोला जाता है? संविधान बोला जाता है। आप लोग जानते हैं प्रत्येक देश का क्या होता है, कुछ ना कुछ संविधान होता है, उसी के अनुसार कोई भी देश चलता है। कोई संगठन की भी बात करें तो हर संगठन का कुछ ना कुछ कायदा कानून है जिसके अनुसार आपको चलना है। जैसे अभी हम बोले क्लास में भी नॉर्मली क्या होता है, नियम में बना हुआ कि 7:10 में क्लास स्टार्ट होगा। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन, फिर राजनीतिक दल, सभी को एक सरकार की सॉरी सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। यानी कि कोई भी बिना संविधान का नहीं चल सकता है, हर चीज को संविधान चाहिए, नियम चाहिए। संविधान क्या है? तो लिखित नियमों का किताब है। संविधान की बात करें तो ये आपका क्या है? लिखित नियमों की एक किताब है, ध्यान रखिएगा। और जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों को मानना पड़ता है। और संविधान सर्वोच्च कानून है, और जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिसे नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंधों के साथ तय हो, साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान के अनेक काम है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि संविधान के काम क्या क्या है? तो पहला क्या है? यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है। तो यह जरूरी भरोसा पूरा ही लगा देते हैं। यह क्या करता है? विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है। आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, संविधान भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ठीक है। दूसरा क्या है? यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। तीसरा क्या है? यह सरकार के अधिकारों की सीमा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा। चौथा क्या करता है? यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो ये सब का काम है संविधान का। अब आता है जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह भी जरूरी नहीं है। संविधान है लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। ये आप सभी जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। 14 जुलाई। हाँ। तो हर लोकतांत्रिक लेकिन इसके बाद से यह क्या चलन हो गया कि जितना भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहां पर क्या होगा? एक लिखित संविधान होगा। राजतंत्र में एक बार नहीं हो चलेगा, लेकिन लोकतंत्र में संविधान होना चाहिए।
अब इसी तरह भारत का संविधान का निर्माण भी आसान नहीं था, बहुत मुश्किल से बना था, लगभग 3 साल लग गए थे बनाने में। अब देखिए यहाँ पर कुछ-कुछ लोगों के बारे में बताया गया है, आप लोग सभी इनको पहचानते होंगे, वल्लभ भाई पटेल हैं। इन सॉरी वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, ये दूसरे हैं। वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल का ही पूरा नाम है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे थे हम। वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। ये इनका जन्म क्या हुआ? गुजरात में हुआ है। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे और वकील और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। पूरा नाम है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको आयरन मैन या लोह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, आयरन मैन या लोह पुरुष। तो इनका जन्म कब हुआ वल्लभ भाई झावर भाई पटेल का? अरे यार, तो देखो वल्लभ भाई झावर भाई पटेल की बात करें, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1875 में। मृत्यु हुई है 1950 में। अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ये वकील भी रह चुके हैं और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया जाता है बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन है, तो वल्लभ भाई पटेल है। और भारतीय रियासत के विलय में इनकी भूमिका बहुत निर्णायक भूमिका थी और बाद में ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए अगला है आपका सरोजिनी नायडू का आता है। सरोजिनी नायडू कौन थी? तो सरोजिनी नायडू का जन्म जो है आपका ये 1879 में हुआ था और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये कवियत्री भी थी, इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है, लेखिका भी थी और राजनीतिक कार्यकर्ता थी, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता। और बाद में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी है। कहाँ की राज्यपाल बनी है? उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखिएगा। और देखो भारत का जब संविधान बन रहा था उस टाइम भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, आप सभी जानते हैं, और यह काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला अनुभव था। विभाजन के कारण लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे, ये ध्यान रखिएगा। विभाजन के कारण कितने लाख लोग मारे गए थे? तो कम से कम 10 लाख लोग मारे गए थे सीमा के दोनों तरफ। और ये आपका डाटा दिया हुआ है, जबकि इससे भी कई ज्यादा लोग मारे गए थे। और देशी रियासतों के शासकों भी यह आजादी दी गई थी, वे चाहें तो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में, आपका मन। और इन रियासतों का विलय काफी मुश्किल काम था, क्योंकि भाई कुछ लोग पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, कुछ लोग हिंदुस्तान में, और कुछ लोग बोल रहे थे हम कहीं शामिल होंगे ही नहीं, हम अकेले रहेंगे। और जब जैसे हैदराबाद आपका, जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लग रहा था, स्थिति बहुत बुरी थी जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी, और संविधान निर्माताओं को बनाना बहुत मुश्किल वाला काम था। भारत और दक्षिण अफ्रीका की स्थिति लगभग एक जैसी थी, या फिर कुछ अलग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा था, दो देश बट रहा था। और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक विदेशी सत्ता के खिलाफ नहीं था, बल्कि अपने समाज में भी बदलाव करने की आवश्यकता थी। अब देखो 1928 के टाइम में जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उसी टाइम में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेता ने भारत का संविधान भी लिखा था। ठीक है। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा तैयार की गई थी कि भारत का संविधान कैसा होगा। तो भारत का संविधान कैसा होगा, इसकी रूपरेखा कब तैयार हुई थी? 1931 में तैयार हुई थी, ये ध्यान रखना है। कब हुआ था? 1931 में। अब देखो अंग्रेजी हुकूमत ने उस टाइम में शुरू में क्या हुआ था, जब एक बार बीच में बनाने की बात की गई थी, तो बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी। और 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। कब? 1937 के बाद। और इसमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक भी था। लोगों को पता चला कि संविधान वगैरह कैसे बनता है, क्या क्या नियम वगैरह है, इस बारे में लोगों को पता चला था। अब बहुत सारा चीज को जस का तस अपना लिया गया था, जैसे 1935 का भारत सरकार का कानून एकदम सेम टू सेम उतार लिया। तो आजादी के बाद बहुत सारा बहस भी चला, नेताओं को भी थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था, वो लोग भी जाना कि कैसे अपनाया जाता है।
अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज से प्रभावित भी थे, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा सीखा था। कब सीखा था? 1937 में सीखा था। तो वे लोग क्या कर रहे थे, कुछ कुछ चीज नकल ही नहीं कर रहे थे, बल्कि सवाल पूछते हुए चल रहे थे, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अब देखिए इधर नाम आ रहा है एक अब्दुल कलाम आजाद का। अब्दुल कलाम आजाद, इनका जन्म जो है कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में हुआ था। और ये धर्मशास्त्र के ज्ञाता भी हैं, और इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका भी निभाई थी। और ये मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी थे। इनका कहना था कि मुस्लिमों को अलग नहीं होना चाहिए था, भारत पाकिस्तान साथ मिल करके रहे तो ज्यादा अच्छा है। और ये पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी बने हैं, ध्यान रखिएगा। कौन? अब्दुल कलाम आजाद। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। अगला नाम आता है आपका टीटी कृष्णाचारी का। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। ये प्रारूप कमेटी के सदस्य थे और उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। उद्यमी मतलब जो व्यापार करता है। और ये बाद में केंद्रीय वित्त मंडल में वित्त मंत्री भी बने थे। कौन? टीटी कृष्णाचारी। अब आता है तो भारत के संविधान निर्माता कौन थे? तो एक आदमी तो था नहीं, बहुत सारा आदमी था, लगभग 300 आदमी इसमें काम कर रहे थे। फिर भी कुछ कुछ नेता महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हमको पढ़ना और महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उन नेताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखो संविधान सभा किसको बोलते हैं? तो जो प्रतिनिधि चुने गए थे, वे लोग जो दस्तावेज लिख रहे थे, उसी को क्या कहा जाता है? संविधान सभा कहा जाता है। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? दिसंबर 1946 में हुआ था, सॉरी जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है। और संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी आपका, वह दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी वक्त 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और इसके बाद क्या हुआ था? भारत दो हिस्सों में बंट गया। कब? 1946 में ही कहिए तो भारत दो हिस्सों में बंट गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान। और संविधान सभा भी दो हिस्सों में बढ़ गई, एक भारत की संविधान सभा और एक पाकिस्तान की, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर एक नाम आता है राजेंद्र प्रसाद का। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका, इनका जन्म बिहार में हुआ था। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और ये जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने हैं, ध्यान रखिएगा। और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए, ठीक है। जयपाल सिंह, जयपाल सिंह कौन थे? झारखंड के खिलाड़ी और शिक्षाविद भी है, और भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान भी थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान का नाम क्या है? तो जयपाल सिंह है। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, और बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी थे। तो अगर पूछा जाए झारखंड पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है, तो जयपाल सिंह है। और देखिए यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। कितने थे? 299, ध्यान रखिएगा। आगे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 26 नवंबर 1949 को इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था, और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, आप सभी जानते हैं। अब देखिए एक नाम और आता है एच.सी. मुखर्जी का। एच.सी. मुखर्जी का भी जन्म कहाँ पे हुआ है? बंगाल में हुआ है। कब हुआ था जन्म? 1887 में हुआ था। ये भी प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद थे, कांग्रेसी नेता थे, और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। बाद में बंगाल के ये राज्यपाल भी बने। कौन? एच.सी. मुखर्जी, ध्यान रखिएगा नाम का भी और फोटो का भी। अब देखिए एक और नाम आता है आपका जी दुर्गाबाई देशमुख। ये सब का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो जी दुर्गाबाई देशमुख की अगर हम बात करें, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये भी वकील थी और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक। देखो इस समय कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ज्यादा, जैसे कि आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? तो जी दुर्गाबाई देशमुख। और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी थी। कौन? जी दुर्गाबाई देशमुख। अब चलिए अगला देखते हैं। प्रारूप कमेटी का अगर पूछा जाए, प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे या प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक प्रारूप संविधान भी बनाया था, इस पर बहुत बार संशोधन भी हुआ, और 2000 से ज्यादा संशोधन पर विचार हुआ था उस टाइम।
और 3 साल में कुल 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई थी। 3 साल में कितना दिन? 114 दिन। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया, और इन्हें कंस्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सभा में जितना भी बात हुआ था सब बात का प्रकाशन भी किया गया है। ठीक है, मतलब जो भी कुछ बोल रहा था सबका प्रकाशन किया गया था। किस नाम से प्रकाशन किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स के नाम से प्रकाशन किया गया। कितना खंड में बांटा गया? 12 खंड में बांटा गया। इसको पढ़ करके लोग पता लगा सकता है कि संविधान सभा में क्यों ये सब नियम कानून बना था उस टाइम में। चलिए बलदेव सिंह के बारे में आप देखते हैं। बलदेव सिंह देख करके ही लग रहा है हरियाणा के हैं, फोटो से ही लग रहा है आपका। बलदेव सिंह हरियाणा के हैं। ये उद्यमी भी थे, उद्यमी मतलब होता है व्यापारी थे, और संविधान सभा में कांग्रेस के द्वारा मनोनीत थे, और ये पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता भी थे, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये रक्षा मंत्री बने थे। हालांकि ये कम इंपॉर्टेंट बन जाता है तो हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब देखिए इधर, और भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य, तो बस वही सारी चीज बताया गया है संविधान के बारे में ही, कि संविधान की प्रस्तावना कैसे काम करती है इसके बारे में दिया हुआ है। अब आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी होगी, महात्मा गांधी का नाम। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि महात्मा गांधी किसके अध्यक्ष नहीं थे। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। पर संविधान सभा के अन्य सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में ही उसकी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीले चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकारों में इससे कम पर संतुष्ट नहीं होगा। इतना चीज ये चाह रहे थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने संविधान में अपनी अपेक्षा के बारे में कब लिखा था, तो 1931 में लिखा था। अब देखिए एक और नाम आता है आपका, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो इनका भी जन्म कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। भी लग गया क्या? ठीक है, कन्हैया लाल मुनिकलाल मुंशी, ये इनका भी जन्म कहां पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये भी वकील और इतिहासकार दोनों रहे हैं और भाषाविद भी रहे हैं। इनका जन्म 1887 में हुआ, मृत्यु 1971 में हुई। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके बाद एक सबसे बड़ा नाम और बहुत महत्वपूर्ण नाम आ जाता है आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना क्योंकि ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं, जो बाद में आपका बीजेपी बना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभीवीआई बोल सकते हैं इनको। और इनका जन्म हुआ पश्चिम बंगाल में। अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे। शिक्षाविद और वकील दोनों रहे। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जन्म कब हुआ? 1901 में। मृत्यु कब हुई? 1953 में। अब देखिए यहाँ पर एक और नाम आता है भीमराव अम्बेडकर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं भीमराव अम्बेडकर तो शुरू से इंपॉर्टेंट रहे हमारे। जन्म कहाँ हुआ है इनका? मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। सामाजिक क्रांतिकारी और चिंतक भी रहे हैं। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानूनी मंत्री थे। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले कानूनी मंत्री का नाम क्या है, तो भीमराव अम्बेडकर है। और ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन? भीमराव अम्बेडकर। अब देखिए 15 अगस्त मध्यरात्रि का भाषण जो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उस भाषण के बारे में बताया गया। इस भाषण को किस नाम से जाना जाता है, कोई बताएंगे? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। बिल्कुल, इसके भाषण को ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी इनके भाषण को कहा जाता है।
हिंदी में बोले तो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट उनके भाषण को कहा जाता है। 11:30 बजे रात ये भाषण शुरू किए थे 14 अगस्त को। वही भाषण के बारे में आपका लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है संविधान का दर्शन। इसमें देखिए आपका लिखा हुआ है, बहुत सारा जांच वगैरह हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भी इसमें शामिल किया गया है। और संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं। तो संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। तो जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबको जानते हैं, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका का भी कुछ उसी तरह का लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसमें बसती है। प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। आप लोग ये पढ़े हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणराज्य, उसी के बारे में बताया गया है। दूसरा समाजवादी क्या है आपका, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है, आप सभी जानते हैं। लोकतांत्रात्मक मतलब ऐसा सरकार जहां पर सब लोग मिलकर के चलें, ये आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। उद्देशिका जिसको बोलते हैं, ये पूरा याद होना चाहिए। बगल में कुछ कुछ वर्ड दिया हुआ है। पद निरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म को यहाँ पर विशेष स्थान प्राप्त नहीं है, ध्यान रखिएगा। गणराज्य मतलब क्या होता है, शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना गया। क्षमता मतलब क्या होता है, कानून के समक्ष सभी समान है। बंधुता मतलब सभी कोई भाईचारे जैसा व्यवहार करेंगे। तो ये पूरा पेज पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफी कुछ। अब देखिए एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है आपका, समाजवादी और पद निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था। तो समाजवादी और पद निरपेक्ष शब्द को जो है आपका 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। समाजवादी और पद निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। और ये आप लोग पूरा पढ़ के याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारा। और संविधान बन करके कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखिएगा। अब आता है संस्थाओं का स्वरूप। संविधान क्या है, मूल्यों और दर्शनों का बयान भर नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें आती है। संविधान क्या है, एक बहुत लिखित और विस्तृत दस्तावेज है, ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान जो है आपका, वह एक लिखित और बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है। और इसे समय समय पर थोड़ा सा बदलने की जरूरत होती है, इसलिए इसको लचीला और कठोर भी बनाया गया ताकि बदला जा सके। और इन बदलावों को क्या कहा जाता है, संविधान संशोधन कहा जाता है। अब देखिए इसमें कुछ चीजें और भी बताई गई है, वही है संविधान संशोधन देख लिए। अब आता है रंगभेद क्या है। रंगभेद क्या है, 1948 से 1989, 1948 से 1949 के बीच में जो दक्षिण अफ्रीका में अलगाव की व्यवस्था थी, उसी को रंगभेद कहा गया था। धारा किसको बोलते हैं, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है। अगला आपका संविधान क्या है, तो देश का सर्वोच्च कानून को संविधान बोलते हैं। संविधान संशोधन क्या है, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था के द्वारा उसमें किया गया बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान सभा क्या है, जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप क्या बोलते हैं, कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप प्रारूप कहलाता है। दर्शन क्या है, किसी सोच और काम को दिशा देने वाला सबसे बुनियादी विचार को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शन बोलते हैं। प्रस्तावना किसे बोलते हैं, तो संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। और लास्ट है आपका देशद्रोह किसे कहते हैं, तो देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में किया गया अपराध को देशद्रोह कहते हैं, या देश को क्षति पहुंचाने वाले काम को क्या कहा जा सकता है, देशद्रोह कहा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा देख लेते हैं। ये आज आप लोग का इतना ही रहने देते हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोग खुद से बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।